हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपने माइक पे कंट्रोल करें और कोशिश करें कि आवाज़ इधर ना आए। ठीक है। तो ये जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, ये है तो जेआईबी की बुक में, लेकिन आपको मालूम है कि जो सीआईबी का जो रिटेल का एग्ज़ाम है, उसमें जेआईबी का फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर, इवन सेकंड पेपर में से भी कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते हैं। और लेवल कुछ भी हो, किसी भी लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं। टॉपिक अगर आपने वो कंप्लीट किया है तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। और अभी जो लोग सीआईबी वाले इसमें जोड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो केवल लर्निंग मोड में रहेंगे या लिसनिंग मोड में रहेंगे। रीजन ये है कि ये जो जेआईबी का जो सिलेबस है वो फैक्ट बेस्ड ज़्यादा है, और कोई इसमें बहुत बड़ी जो है मैथमेटिकल साइंस नहीं है। तो फैक्ट जितने आप पढ़ लेंगे उतना अच्छा है। और उसके साथ साथ जो भी आपके पास मटेरियल है, जितना आप गो थ्रू करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। सर एक बात पूछें। पूछो। हाँ सर, हमको जो रिटेल और डिजिटल दो एक साथ होगा, तो हम्म। उसका पढ़ना कैसे है? मैंने हम तो रिटेल पढ़ा है मगर डिजिटल पढ़ा नहीं। डिजिटल का डिजिटल का। मतलब जो ये आज का जो टॉपिक है ये भी डिजिटल में आता है। डिजिटल का मतलब है एटीएम है, एनपी आईएमपीएस है, एनपीसीआई है। जितना अच्छा। भी क्लियरिंग सिस्टम है सब डिजिटल में आता है। आपका ऑनलाइन बैंकिंग है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस है बैंकिंग का, सब डिजिटल में आता है। कोई इसका अच्छा। स्कोप नहीं है। जितना आप पढ़ लें, कुछ टॉपिक्स हैं मैं सीआईबी क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ओ, सर एक चीज पूछूं। हम्म। दोनों पेपर तो हुआ नहीं, तो ये रिटेल में अगर हो जाएगा तो ये नेक्स्ट पेपर में कैरी फॉरवर्ड करेगा जब नेक्स्ट टाइम देंगे तो? आपका कितने अटेम्प्ट हो गए? अटेम्प्ट में तो पहली बार एग्जाम दिया है। हाँ, बिल्कुल करेगा। अगर 50 से प्लस आएंगे बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। चलिए। तो इसका टॉपिक का नाम है डिजिटल पेमेंट सिस्टम, एनपीसीआई। एनपीसीआई क्यों है? क्योंकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने वाली जो कॉरपोरेट बॉडी है उसका नाम एनपीसीआई है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बेसिक बात करें तो सबसे पहले जो आरबीआई है इन सब चीज़ों को देखता था, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिकली बहुत फास्ट चेंजेज आने लगे तो उसमें एक एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की नीड पड़ी, जिसकी नीड जो जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जितना भी डिजिटल पेमेंट हो रहा है उसको कंट्रोल करना। उसके लिए सॉफ्टवेयर, उसके लिए वेबसाइट, उसके लिए प्रोसेसिंग के तरीके, ये सारी चीज़ें उसमें कवर की गई। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग कह लीजिए आप इसको। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग जब शुरू हुई तो एनपीसीआई का नाम आया। और एनपीसीआई ने इतने कंट्रोल किए। क्या क्या चीज़ें हैं? नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, आईएमपीएस है, यूपीआई है, भीम है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, और भारत क्यूआर और रुपए। इन सबको कंट्रोल करने के लिए एनपीसीआई को ये काम दिया गया। ठीक। और वैसे अगर बात करें, जो सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई, आपका ईसीएस है, एनईएफटी और आरटीजीएस, इन सबको आरबीआई ही जो है टेकअप करता है। आरबीआई ने क्या करा? दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पेमेंट।
तो जब बहुत बड़ा काम होने लग गया रिटेल पेमेंट सिस्टम में, बहुत एक लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे हुआ, तो एनपीसीआई का सेटअप किया गया। और एनपीसीआई इज ए पायनियर ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ द रिटेल पेमेंट इन इंडिया. It is a body promoted by RBI and has presently 10 core promoter bank. RBI plus 10 core promoter bank ने इन्होंने स्टार्ट करी. SBI, PNB, कैनरा बैंक, BOB, UVI, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC, City Bank and HSBC. In 2016, the shareholding was broad based to the 56 member of bank. तो कई सारे मेंबर इसमें बढ़ने लग गए, सबने अपना पैसा लगाया और यहाँ पर ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर हो गई यहाँ पर. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम की बात करें तो जितने भी हमने नेम अभी ऊपर देखे थे, ECS, NEFT, RTGS, CTS, IMPS, UPI, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, PI और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्लियरिंग और फॉरेस्ट क्लियरिंग, इन सबको कंट्रोल करने का काम इसने किया. अब एनपीसीआई ने जो भी काम शुरू किया वो कैसे शुरू किया, तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे नेशनल फाइनेंशियल स्विच एंड चेक ट्रांजेक्शन कंटिन्यू टू बी द फ्लैगशिप प्रोडक्ट. तो यहाँ पर दो बातें, एक तो NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच एंड चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम CTS, ये दोनों जो है इसके फ्लैगशिप प्रोडक्ट हैं. किसके? एनपीसीआई के. UPI हो गया, UPI को स्टार्ट किया गया. उसके बाद भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये सब इसी कैटेगरी में है. उसके बाद रुपी क्रेडिट कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन. इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से मतलब जो आपका फास्टैग आ रहा है. ठीक है. विद दीज प्रोडक्ट, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आई इंडिया में और काफ़ी मतलब कैशलेस इकोनॉमी में का चांस मिला यहाँ पर. ठीक है. सिस्टम, पेमेंट सिस्टम एंड प्रोडक्ट मैनेज बाय द एनपीसीआई आर डिक्लेयर. इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, एनपीसीआई कौन सा नहीं देखता. तो NFS, NACH, रुपी कार्ड, IMPS, AEPS, भारत इंटरफेस फॉर मनी और UPI, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत QR. ठीक है. NFS की बात करेंगे तो आपको पता है IDRBT है हैदराबाद में. तो सबसे पहले ये जो इंस्टीट्यूट है डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी वाला, IDRBT हैदराबाद, ये सारे काम पहले देखता था. ठीक है. उसके बाद जब आगे चलते गए तो NFS ATM नेटवर्क ग्रोन मैनीफोल्ड इज नाउ द लीडिंग मल्टीनेशनल ATM नेटवर्क इन द कंट्री. एज ऑन 15 दिसंबर 2020, तो इतने मेंबर थे इसके डायरेक्ट, इतने सब मेंबर थे और 50 RRB एंड 7 WLA का मतलब है वाइट लेवल ATM ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. यूजिंग NFS, तो ये सारे लोग NFS का नेटवर्क यूज करते हैं. ठीक है. 2.5 लाख ATM से कनेक्टेड. NFS हैज एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ऑपरेशनल मॉडल with in-house capabilities and today can be compared at par with other major and well-established switch network. तो जितने भी दुनिया में जितने भी ATM या इसके स्विच नेटवर्क हैं उनके जैसा काम अभी कौन कर रहा है? NFS कर रहा है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच. NFS offers following services to the member: basic transaction like cash withdrawal, balance inquiry जो ATM से करते हैं, पिन चेंज and mini statement, and also use value added services in on ATM and cash dispenser machine. CDM का मतलब कैश डिस्पेंसर मशीन. लाइक अब एक कौन कौन सी है? सबसे पहले है इंटरपोलेबल कैश डिपॉजिट, मोबाइल बैंकिंग के रजिस्ट्रेशन, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर, चेक बुक रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, आधार नंबर सीडिंग. तो इतनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपका NFS है. NFS इतनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है. तो इसमें बात करेंगे जैसे इंटरपोलेबल कैश डिपॉजिट क्या होता है? कार्ड होल्डर टू डिपॉजिट कैश इन देयर ओन अकाउंट और थर्ड पार्टी अकाउंट इन द NFS नेटवर्क, कैश रिसाइकलर, कैश डिपॉजिट मशीन ऑफ पार्टिसिपेटिंग मेंबर. इनके किसी भी पार्टिसिपेटिंग मेंबर की मशीन में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको टेकअप करता है. ठीक है.
कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर है, कार्ड नंबर डालो, दूसरे कार्ड नंबर डालो, तो इंस्टेंट जो है फंड ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, चेकबुक रिक्वेस्ट है, स्टेटमेंट, ये सिंपल बातें हैं। चलो आगे देखिए, नेशनल ऑटोमेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है इसके बारे में भी रिसेंट में क्या न्यूज आई थी NACH के में? ये डेली बोलो। होने लगा सर, T+7 डेज चलता है सर ये। अब ये हॉलीडे में भी वर्क करेगा। यस सर। ठीक है, और जो आपका लोन्स की EMI है वो आपकी NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के थ्रू आजकल कई प्राइवेट बैंकों ने स्टार्ट कर दिया है, नेशनलाइज बैंक भी शायद स्टार्ट कर रहे होंगे। तो इसमें आपका चाहे छुट्टी हो उस डेट में आपका EMI कट जाएगा। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस वाज इम्प्लीमेंटेड बाय NPCI फॉर, ये स्पेशली किसके लिए? बैंक के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, कॉर्पोरेट के लिए एंड गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन which are repetitive and periodic in nature. NACH system can be used for making bulk transactions towards distribution of subsidies। तो जब आपके बहुत, जैसे मान लिया 2 करोड़ लोगों को, जैसे आजकल ये वृद्धावस्था पेंशन की बात करें या फार्मर्स का फंड की बात करें, ठीक है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, सैलरी, तो इनके लिए ये सिस्टम यूज किया जाता है NAC वाला। ऑल्सो फॉर बल्क ट्रांसफर टूवर्ड्स कलेक्शन ऑफ पेमेंट, टेलीफोन के बिल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लोन्स, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, ये सब जो है मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों को देख रहा है। NACH was launched with the aim to consolidate multiple ECS system in the country and to provide a framework for harmonization of standard and practices and removes local barriers inhibitors। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लोकल बैरियर्स को हटाने के लिए, इसको अच्छा सिस्टम बनाने के लिए मल्टीपल ECS सिस्टम को क्या है, कंसोलिडेट करने का एम रखा गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NACH सिस्टम provide a common single set of operating and business rules, open standard and best industry practices for electronic transaction which are common across all parties। जो भी सर्विसेज होंगी सारे पार्टिसिपेंट में क्या होगी, कॉमन होगी। सर्विस प्रोवाइडर्स एंड यूजर्स, नेक्स्ट सिस्टम सपोर्ट आधार बेस्ड ट्रांजेक्शंस विच सपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इसको मिलके, या गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं एंड बैंक, इन सब ने मिलके किया। और यहाँ पर NACH यानी NAC आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम डेवलप्ड बाय NPCI। तो NPCI ने एक NACH आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम हैज बीन हेल्पिंग द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एजेंसी तो जो भी आपके DBT के पेमेंट हैं इनको पेमेंट करने में हेल्प कर रहा है। अब बात आती है IMPS की। तो IMPS की बात अगर हम करें तो एक तो ये 24/7 365 है, इंस्टेंट पेमेंट है इसका, NPCI इसको मैनेज करती है। ऑफर्स बैंक एंड RBI अप्रूव्ड नॉन बैंकिंग पार्टनर। तो एक तो आपके बैंक्स हो गए और RBI ने जिनको अप्रूव किया है, पेमेंट वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और रियल टाइम पेमेंट सर्विस कॉल्ड IMPS। और इसमें ये जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत इसको चलाया गया है। इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर service that could be accessed on multiple channels like mobile, internet, ATM, SMS, branch and USSD। तो USSD वाला एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, ये जो USSD वाला है ये विदाउट इंटरनेट भी काम करता है, ये विदाउट इंटरनेट भी काम करता है। ठीक है, IMPS अलाउ ट्रांसफरिंग द फंड इंस्टेंटली, ये सब पता है आपको।
ऑब्जेक्टिव ऑफ IMPSR, यहां से भी एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। टू फैसिलिटेट मोबाइल पेमेंट सिस्टम टू बी इंटर ऑपरेबल अक्रॉस बैंक्स में, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एंड मोबाइल ऑपरेटर इन सेफ एंड सिक्योर्ड मैनर। तो मोबाइल ऑपरेटर में भी और इंटर ऑपरेबल है बैंक्स के बीच में। टू इनेबल कस्टमर्स टू यूज मोबाइल डिवाइसेस एज ए चैनल, अब इनका IMPS में यूज करने के लिए आप मोबाइल डिवाइस को भी एज ए चैनल यूज कर सकते हैं अकाउंट को एक्सेस करने और रेमिट। टू मेक पेमेंट सिंपलर जस्ट विद द मोबाइल नंबर ऑफ द बैंक, केवल मोबाइल नंबर मालूम हो तो पेमेंट कर सकते हैं। सब सर्व द गोल और RBI इन डिजिटाइजेशन, और ये एक तरह का जो गोल है डिजिटाइजेशन करने का, उसमें एक सब सर्व है, यानी कि एक उसकी सप्लीमेंट्री सर्विस की तरह है। टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर ए फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज। हाँ, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर आपको किसी मतलब IMPS के थ्रू किसी को सर्विस देनी है, पेमेंट भेजनी है, तो बोला सेंडर एंड रिसीवर शुड हैव रजिस्टर्ड फॉर मोबाइल बैंकिंग विद देयर रेस्पेक्टिव बैंक्स एंड शुड हैव रिसीव्ड ए यूनिक ID कॉल्ड MMID, ठीक है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर is a 7-digit code generated by banks as one time process, ठीक है। तो MMID का साइज अगर क्वेश्चन में आएगा तो क्या आंसर करेंगे आप? 7 digit कोड। 7 digit। और इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं, जैसे UTR नंबर कितने लेंथ का होता है, RTGS कितने लेंथ का होता है, तो उसी तरह MMID 7 digit कोड है। Each MMID is linked to a unique mobile number. However, different MMID can be linked to the same mobile number. एक मोबाइल नंबर में डिफरेंट MMID क्या हो सकती हैं? लिंक हो सकती है, ठीक है। फंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू द बेनिफिशियरी इन 2 ways बाय यूजिंग बेनिफिशियरी, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और मोबाइल मनी आइडेंटिफायर एंड अकाउंट नंबर ऑफ IFSC ऑफ B2A। तो यहाँ पर अगर पर्सन टू पर्सन जा रहा है तो MMID चाहिए, और अगर पर्सन टू अकाउंट जा रहा है तो आपको क्या चाहिए? IFSC कोड चाहिए। मीन्स किसी ने अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा मेरे मोबाइल में ट्रांसफर कर दो, तो कौन सा यूज होगा? मोबाइल नंबर वाला MMID होगा। और अगर किसी ने अपना अकाउंट नंबर दिया तो ट्रांसफर कर दो, तो क्या होगा? P2A। इंटरबैंक सेटलमेंट ऑफ IMPS ट्रांजेक्शन आर डूइंग थ्रू फॉर सेटलमेंट साइकिल इन। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है, ये जो 4 सेटलमेंट वाला, कोई बताएगा ये IMPS के कितने सेटलमेंट होते हैं? सर अभी 25 दिसंबर से 8 साइकिल हो चुका सर। हाँ, वही मैं कहना चाहता कि पहले जो थे इसमें 4 थे। हर साल 2 साइकिल बढ़ रहा है सर। और UPI में भी सर 8 साइकिल है, APS में 4 साइकिल है सर, अप्रैल से 6 साइकिल होगा। हम APS करते हैं सर। अच्छा, इसको हम लोग करते हैं, रुको 1 मिनट। थोड़ा स्लोली बोल दीजिए, नोट कर लीजिए। नहीं, मैं नोट करा रहा हूँ, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड रुको जाओ। ये सामने हम सर्कुलर खोल रहे हैं, ठीक है। NPCI की का डॉक्यूमेंट है 15 दिसंबर 2020 में, ठीक है। सेटलमेंट के लिए बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट सामने दिखाई दे बहुत कंसंट्रेट हो जाइएगा। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 4 to 6 ये कब किया था उन्होंने? दिसंबर 28 से, और दिसंबर 28 से 6 है
मुझे भी जब आप बोल रहे थे तो आपने 8 कहाँ पढ़ा? सर ये 2025 दिसंबर को हुआ है सर। सर ये तो 2020 का है। सर 2021 25 दिसंबर। ठीक है, माय मिस्टेक, सॉरी। अच्छा, तो आपका कहना है कि हर साल 2 बढ़ा रहा है? हाँ सर, बढ़ रहा है सर। ठीक ठीक। अब ये जो चीजें हैं ना, ये है एक्चुअली क्या चीजें हैं, ये डायनामिक चीजें हैं, ठीक है। तो ये भी आपका फरवरी 2021 का है, ठीक। लेकिन फरवरी 2021 में कहते थे 6 वाला जो अभी हम देख रहे थे। चलो, अभी हमें देखना है कि वो 8 वाला ना, एक ये क्वेश्चन सामने दिख रहा है आपके एग्जाम में आ सकता है। कौन सा एग्जाम? पढ़िए जरा, कौन सा बोल रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट। डेली लिमिट इंक्रीज 5 लाख, इंक्रीज 5 लाख डेली इंस्टॉलमेंट लिमिट में। जो है 5 लाख, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इस बार, क्योंकि अभी 8 अक्टूबर 2021 को ही किया है इसने। फोर मेजर पार्टिसिपेंट्स, एक क्वेश्चन ये भी आपका बनता है। कौन कौन है इसमें? रेमिटर है, बेनिफिशियरी जिसको मिलता है वो बैंक और नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये आईएमपीएस की सर्विसेज हैं। ट्रांसफर फंड, रिसीव पेमेंट, मेक मर्चेंट पेमेंट, परफॉर्म मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, चेक आधार सीडिंग, ये भी आईएमपीएस से कर सकते हैं आप। आईएमपीएस की टाइमिंग वो तो 24 आवर है, लेकिन बैंकों ने अपना अपना किया हुआ है। कुछ बैंक जो हैं क्या करते हैं, जैसे एसबीआई का दिख रहा सामने 6 to 8 PM रखा हुआ है, ठीक है। ये 2 लाख की जगह 5 लाख हो चुका है। जो ये चार्जेस दिया है, चार्जेस सर, भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? सर वो सर्कुलर ग्रुप में भेजा मैंने 6 to 8 वाला। चलो खोलने दीजिए। ये जो सामने मैंने खोल रखा सब आईएमपीएस के बारे में ही है। ठीक है, अभी इसको खोलने देते हैं, तब तक वापस हम आते हैं। हम लोग साइकिल की बात कर रहे थे। साइकिल की बात है, जैसे इन्होंने बताया कि आईएमपीएस में अब कितनी साइकिल हो गई हैं? 8 सर। आईएमपीएस में 8 हो गई हैं। और यूपीआई बताइए। यूपीआई में भी सर। यूपीआई में भी 8 हो गई साइकिल। एईपीएस में 4 है सर। एईपीएस एई आधार। अच्छा, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस मैंने 4 ही अभी तक, पिछले बार ईपीएस में अभी तक अच्छा 4 ही। इसमें चेंज नहीं किया, इसमें अभी चेंज नहीं किया। अप्रैल में चेंज होगा सर, 2022 के अप्रैल में। चलो, तो यहाँ पर बेनिफिट है, सिंपल फीचर हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब आया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में क्या करता है? इज ए सिस्टम दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट इनटू ए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसमें होता क्या है, जैसे आपने आपका भीम वगैरह, फोन पे वगैरह किया, तो उसमें क्या होता है, आप एक ही ऐप है और उसी मोबाइल एप्लीकेशन में सारे बैंक आपके लिंक हो जाते हैं।
merging several banking feature, seamless fund and routing and merchant payment into one hood. It is also cater to peer-to-peer collect requests, which can be scheduled and paid for as per requirement and convenience. UPI enables immediate money transfer through mobile device round the clock एंड इतना ये कुछ नहीं है, कॉमन बातें हैं. हाँ, एक बात यहाँ पर आ गई, देखो. Authentication of transaction happens through single click. Two-factor authentication, which is strong yet seamless virtual address of the customer for pull and push provider. अब वर्चुअल एड्रेस से मतलब क्या? देखो एक बात समझिए, अगर मैं अपना अकाउंट नंबर देता हूं पेमेंट करने के लिए, तो ये वर्चुअल नहीं है, लेकिन मैं अपने अकाउंट को एक कोड में बदलता हूं. जैसे आपने देखा होगा यूपीआई आईडी आमतौर पर ऐसी होती है, इस तरह से कुछ sigma@ybl कुछ भी नाम होते हैं. तो ये जो आईडी है ये वर्चुअल आईडी है. जब बंदा भेज रहा है ना, उसको सिर्फ ये आईडी पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस आईडी से कौन सा अकाउंट लिंक है. तो इसको वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं. ठीक है. फॉर पुश एंड पुल प्रोवाइडर प्रोवाइड्स फॉर इंक्रीमेंटल सिक्योरिटी विद द कस्टमर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर द डिटेल सच एज कार्ड नंबर. जो मैंने बोला, ये सब चीजें नहीं डालनी पड़ती है. Bills can be paid, also shared with a friend. Many payment like merchant payments, utility bill payment, over-the-counter payment, barcode based payment can be done using a single application. Customers can also raise complaint for mobile app directly. The main stakeholder participants of UPI system are bank account holder. तो वो अधिकतर जो है बैंक अकाउंट होल्डर होंगे, मर्चेंट होंगे, पीएसपी होंगे और बैंक्स होंगे और एनपीसीआई. ये सब लोग मिलजुल के मतलब एक सिस्टम को पूरा करते हैं. जो पूरा अपना सिस्टम है इसका यूपीआई का, इसमें सब लोग शामिल हैं. ठीक है. मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन इज पॉसिबली ओनली थ्रू इट्स मोबाइल नंबर विच इज रजिस्टर्ड विद द इशूर. और वो नंबर आपका उस बैंक में होना चाहिए फॉर एसएमएस अलर्ट. तो एसएमएस अलर्ट और मोबाइल अलर्ट के जो फोन नंबर हैं उसी नंबर से आपका फोन लिंक होगा. UPI can exist on all the platform which Android ये सब में काम करता है. करेंगे कैसे? आपने डाउनलोड कर लिया, अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया और बैंक अकाउंट वगैरह डाल दिया, आपने लिंक कर लिया, डालने का लिंक हो जाता है ऑटोमेटिक. और UPI का पिन जनरेट किया, लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड नंबर एंड एक्सपायरी डेट ऑफ डेबिट कार्ड, और या OTP. या तो आप OTP क्रिएट कर लिए या अपने डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन से सेट कर सकते हैं. ठीक है. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं? पे रिक्वेस्ट और कलेक्ट रिक्वेस्ट. मीन्स आपको पेमेंट देना है तो उसमें क्या होगा? इनिशिएटिंग कस्टमर एंड पुशिंग फंड. अब पे रिक्वेस्ट में सुना, पे रिक्वेस्ट क्या है? पुशिंग फंड है. और कलेक्ट रिक्वेस्ट क्या है? पुलिंग फंड है. तो आपने देखा होगा आप किसी से पेमेंट मांगते हो तो क्या कहता है? अपनी यूपीआई आईडी दे दो. तो सिंपल आप वो आईडी देते हैं, उससे कनेक्ट करता है. और इसके साथ आप क्या दे सकते हैं बिना आईडी के? आईडी नहीं देना चाहते, क्या दे सकते हैं? क्यूआर. तो क्यूआर भी क्या चीज है? वर्चुअल आईडी. वर्चुअल आईडी है. क्यूआर कोड भी क्या है? वो तो और भी ज्यादा खतरनाक टाइप की आईडी है. ठीक है. चलो, ये सर्कुलर आ गया, इसको देख लेते हैं. मुझे लगता है सर्कुलर हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. और आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी स्टडी करते हैं तो कोशिश करिए कॉम्प्रिहेंसिव मोड में स्टडी करिए. पेपर देने के बाद खासकर से CIB वालों को ये बात समझ में आ गई होगी कि बहुत सिंपल चीज़ें ना पूछ के
IABF डेली डे बाय डे एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या करते जा रहा है, कॉन्सेप्चुअलिटी पे करते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सामने स्क्रीन पर आपका 9 दिसंबर की बात है और यहाँ पर IMPS के सेटलमेंट सिस्टम जो साइकिल हैं वो 6 to 8 कर दिए गए हैं। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो जो टाइमिंग है, सबसे पहली जो टाइमिंग है फ्रॉम, पहला साइकिल है 9 रात के 9 बजे से 11 बजे तक, 2 बजे तक रहता है। इसमें कितने हैं, ये कितने आवर का है, एक्सपेक्टेड RTGS पोस्टिंग टाइम, मतलब वो पेमेंट आने में 4 घंटे का टाइम लग सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 23 to 5 है, रात के 11 बजे से 5 बजे तक, यहाँ पर 6। इसका यही रीजन है कि स्टेट बैंक ने अपना टाइम क्या रखा हुआ है, 6 to 8, 6 to 8, क्योंकि बाकी जो हैं वो तो ड्यूरेशन आवर कम कम में चल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे वाला, ये ड्यूरेशन ऑफ आवर्स के क्या है, ज़्यादा है, और एक्सपेक्टेड पोस्टिंग टाइम कितना है, 7 है। वो अलग बात है कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ, अल्टीमेट टाइम दिया हुआ इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड में क्या है, 5 to 8, 8 to 11, 11 to, यहाँ पर ये जो कोर डे वाले हैं उसमें शॉर्टर टाइम क्यों रखा, कोई लॉजिक बताएगा, ये शॉर्टर क्यों रखे हुए? ज्यादा लोग यूज करते होंगे। ज्यादा लोग यूज करेंगे ना, करते हैं, मतलब एक तरह से क्या, ज्यादा ट्रेनें चला दी उन्होंने, ठीक है ना। एक ये चीज समझ में नहीं आ रही, किसी को बात समझ में आ रही है, ये इधर 4 आवर 7 आवर ये क्यूमुलेट क्यों हो रहा है? सर लास्ट में सर टोटल साइकिल जो छूट जाता है बीच का सर, तो लास्ट में 1 और 2 में सेटल हो जाता है सर, 1 2 3 में सब। हर साइकिल यूपीआई में भी ऐसा होता है सर, IMPS में भी होता है, APS में होता है सर। अगर इधर किसी का छूटा हुआ है कोई फंड तो उधर जाके सेटल हो जाता है सर। मतलब एक तरह से कि लास्ट ट्रेन में सबको लेके जाते हैं। हाँ सर, जो भी हम लोग जो काम करते हैं सर, एक दिन बैग का काम करते हैं। अच्छा, जैसे आज 6 तारीख है सर, तो 6 तारीख का टाइम सेटल हो, 7 को काम करेंगे टोटल, एक बार टोटल मर्ज करके। ये वो तो नहीं, उसकी बात तो नहीं कर रहे, जो NPCI डेली जो मेल भेजता है मेंबर्स को। सर मेल नहीं, एक्चुअली सर जो साइकिल, अगर कोई साइकिल अगर छूट जाता है सर, हम लोग मेल करके मांगते हैं कि 8 साइकिल आया, 8 साइकिल में एक डाटा मेरा नहीं आया, ईश्वर एक्वायरर 2 डाटा देता है सर, रो डाटा। तो हम लोग उसमें बोलते हैं 8वां साइकिल में सर ये छूटा हुआ है, या 7 साइकिल सर इसमें छूटा हुआ है, हम लोग मेल करके मांगते हैं सर। अच्छा, चलो इसीलिए अब आगे देखिए। There is no change in the customer compensation cutoff time. There shall be no change in raw data files, DSR, NTSL and other settlement file. तो ये फाइल है DSR, NTSL और other settlement file. The additional settlement cycles file name will have 7C or 8C as indicator. ठीक है। NDC limit shall be refreshed and restored at the time of each settlement cycle cutoff time. Bank are requested to take a note on the above and ensure necessary change in the all participants. ठीक है, कोई बात नहीं इसमें, चलो। हाँ आगे देखिए। तो पे रिक्वेस्ट में पुशिंग फंड, कलेक्ट रिक्वेस्ट में पुलिंग फंड। दूसरा आ गया नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब नॉन फाइनेंशियल में क्या है, आप IMPS की जो सर्विस, जो UPI सर्विसेज है, UPI सर्विसेज में बोलता है कि मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, जनरेट OTP, सेट पिन, चेक ट्रांजेक्शन, रेज डिस्प्यूट, रेज क्वेरी। एज मेंशन अबव, कस्टमर कैन सेंड मनी, तो पुश है, और रिसीव मनी पुल है। The following channels are available for the transferring fund using UPI. UPI से अगर फंड करने या लेने हैं तो आपको वर्चुअल आईडी चाहिए या अकाउंट नंबर और ये चाहिए, या 3। अगर ये 3 चीजों में से कुछ भी है। अच्छा, ये आधार वाला नहीं देखा मैंने,
लेकिन ऊपर बलवा लंबा पर बलवा जो नारंगी इंकर स्ट्रेट बालवा और छोटा वाला नीचे आएगा सर, यही पीएस में वो आएगा। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब मैं यूपीआई यूज करता हूँ, जैसे मैं फोन पे यूज करता हूँ, अच्छा, तो फोन पे में आधार ये वाला ऑप्शन आता है कहीं पे? फोन पे में तो लेकिन हम भी ध्यान दिए नहीं है सर। सर आधार अकाउंट से अगर लिंक है तभी आएगा अकाउंट, ऐसा तो नहीं है ना, लिंक तो है, अकाउंट ही आधार से खुला हुआ है। तभी यूपीआई। सर लेकिन नहीं सर वो आधार एक लिंक होता है। आधार से लेकिन जो भी काम होता है सर वो चला जाता है यही पीएस में, क्या कि वहाँ मर्चेंट ट्रांजेक्शन भी नजर आता है सर। हम आधार से जो काम करते हैं एपीएस में हमारे पास आता है वहाँ पे मर्चेंट ट्रांजेक्शन, लेकिन वो आधार के थ्रू आता है। यूपीआई में बता रहे हैं लेकिन यूपीआई में ऐसा आता है नहीं। या तो ऐसा होगा कि जो आधार सेंटर वाले हैं जी उनके लिए स्पेशल होगा कुछ व्यवस्था। जी ठीक है, लेकिन हम लोग तो आधार बेस पे ट्रांसफर नहीं कर सकते ना। नहीं सर, यूपीआई से नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते, यही पूछ रहे। लेकिन सर क्वेश्चन आया तो आधार में आधार भी करना पड़ेगा ना सर। नहीं, अगर क्वेश्चन आया कि यूपीआई के थ्रू क्वेश्चन आ आधार जाता से है पेमेंट सर। भेज सकते हैं, आप यस बोलोगे। जी सर। लेकिन ये जो फोन पे है ना, ये तो यूपीआई के फोन पे सर्विस मैंने- प्रोवाइडर है, इन्होंने फैसिलिटी यस नहीं सर। करी है। और जी, उसका हो रीजन सकता है। बताऊं क्या है? उसका रीजन ये है कि फोन पे या गूगल पे को आधार से लिंक की परमिशन नहीं दी होगी, क्योंकि पूरा एक सिटीजन का डेटा है ना, वो तो सिटीजन का डेटा है, इसलिए। ठीक, द प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय एनी यूजर पुल ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्टिंग मनी में क्या है? एप्लीकेशन में लॉगिन करा, ऑप्शन करा कलेक्ट मनी का, एंड एंटर रेमिटर और पे वर्चुअल आईडी अमाउंट एंड अकाउंट टू बी क्रिएटेड। अब इसमें क्या होता है, देखो पुल मनी में आपको अगर पैसा मंगाना है किसी से तो आप उसे अपनी वर्चुअल आईडी क्या करते हैं, भेज देते हैं। ये लिखा ना, एंटर नहीं, रेमिटर की डाल देते हैं। अच्छा, मैं समझ गया कि जब मैं एक बार इंश्योरेंस की प्रीमियम पेमेंट कर रहा था तो उसने मेरे को एक लिंक दिया, उस लिंक के थ्रू जब मैं एंटर करा तो वो मैंने पेमेंट किया, वो सीधे उसको पहुंच गया। उसने अपना कोई भी वर्चुअल आईडी नहीं दिया, उसने एक ऐसा लिंक दिया जिससे सीधे पैसा उसी के पास गया। वो यूजर गेट कंफर्मेशन स्क्रीन, हाँ, टू रिव्यू द पेमेंट, पेमेंट विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन हिज मोबाइल रिक्वेस्ट फॉर रिक्वेस्ट मनी, प्रेस पेयर क्लिक, जो पेमेंट वाला उसे क्या करता है, क्लिक करता है उस नोटिफिकेशन पे, ओपन हिज बैंक यूपीआई ऐप वेरी, जो मैं बात बता रहा हूँ वही वाली बात है। ठीक है, इन केस एक्सेप्ट मनी पेयर विल एंटर यूपीआई पिन वगैरह, पेयर गेट सक्सेसफुल और डिक्लाइन ट्रांजेक्शन नोटिफिकेशन एंड पे रिक्वेस्टर गेट नोटिफिकेशन। यूपीआई पिन, यूपीआई फॉर 4, अब यहाँ पर 4 to 6, कहीं पर किसी बैंक में 4 है, किसी में क्या है 6 का है। यूपीआई डिफरेंट फ्रॉम आईएमपीएस इन प्रोवाइडिंग एडिशनल बेनिफिट, यूपीआई में कुछ एडिशनल बेनिफिट क्या है? एक तो पुल फंक्शनलिटी आईएमपीएस में नहीं है, सिंप्लीफाइज मर्चेंट पेमेंट थ्रू वर्चुअल आईडी क्यूआर कोड, वर्चुअल आईडी या क्यूआर कोड से हो जाएगा। यूपीआई सिंगल ऐप फॉर मनी ट्रांसफर, यूपीआई फैसिलिटेट्स transactions through single click two factor authentication, several bank can link with the same virtual address, ये हमने पहले बात कर दी। अब जो आया ये UPI 4 to 6 पढ़े 4 to 6 पढ़े जो वो क्या बताइए यूपीआई पिन बोल रहे थे, ये जो 4 to 6 नंबर कौन सा, ये जो पिन कोड, हाँ जैसे पिन ये होता है ना, यूपीआई में पिन डालते हैं ना, यूपीआई पिन किसी बैंक का 4 का है, किसी का क्या है। उस दिन सर बात कर रहे थे ना एटीएम पिन, शायद मैं यही पढ़ रहा था जो 4 to 6 बता रहा था ना आपको। नहीं यूपीआई है ना, यही पढ़ रहा था मैं। आपने बोला था एक्सिस बैंक का 6 ना एटीएम पिन जो बोल रहे थे कितना हो सकता है, एटीएम पिन नहीं बात क्लास में हो रहा था, बात एटीएम पिन कितना नंबर का होता है। समझ गया मैं, एटीएम का पिन आपका कहना था कि 6 तक हो सकता है ना, यही कहते थे ना। हाँ 4 से 6, मैं यही पिन शायद बता रहा था। कोई बैंक का है 6 डिजिट का पिन?
नहीं सर, मैं शायद यही पढ़ा था, 4 to 6 जो बोल रहा था ना, मैं यही पढ़ा था। तो नहीं है ना? ना यही पढ़ा था। फोटो जाके छुड़वा देंगे। ठीक जी है। सर। तो एटीएम का पिन अभी भी 4 डिजिट का ही चल रहा है, यही कहे हम? जी सर। हाँ सर। ठीक है। The National Payment Corporation launched Unified Payment 2, which allow customer to link their overdraft account to UPI. ये एक नया वर्जन है UPI 2. Create one-time mandate and pre-authorization of transaction payment and at a later date. यानी scheduled. ये क्या हुआ? शेड्यूल्ड ट्रांजेक्शन हो गया। अनुज कुमार सिंह जी। And checking the invoice sent by merchant prior to making payment. तो यहाँ पर उसकी इनवॉइस वगैरह को चेक करके यूपीआई पर ट्रांजेक्शन कैप इज रेज टू 2 लाख। अब यहाँ पे 2 की जगह कितना हो गया? नहीं, ये नहीं हुआ ना। यूपीआई का पेमेंट बताइए आप लोग। सर 5 है सर। आईएमपीएस का तो 5 है। IMPS का 5 यूपीआई मैक्सिमम लिमिट बीस दिसंबर 2021 को तो बता रहे हैं 1 लाख है। यहाँ बता रहा है। जरा 1 मिनट रुकिएगा। इधर इसमें ये लिंक खोलने में दिखा रहा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। स्क्रीन देखिए, दिख रहा है ना? 2 लाख ही बता रहे हैं सर। हाँ, 2 लाख ही 2 बता रहा लाख। है। और किसी को अपडेट है तो बताइए, शेयर कीजिए, अपडेट है अगर तो। सर थोड़ा अभी आया था जस्ट इसमें से। क्या चीज? और नीचे ही है सर। हाँ सर 5 लाख बोल रहा सर बीआई फॉर रेजिंग यूपीआई ट्रांजेक्शन 5 लाख। हाँ, लेकिन इन फॉर सिलेक्टेड रेजिंग केसेस यूपीआई बोल रहा हूँ। ट्रांजेक्शन लिमिट टू इतना इन सेलेक्ट केसेस ना। हाँ तो इसको हम देख सकते लेकिन हैं। है तो सर ना। सर ये नहीं सर, ये यूपीआई के लिए है और यूपीआई 2.0 के लिए तो 2 लाख ही है। यूपीआई 2.0 अलग है। इसमें देखिए जरा, आरबीआई हैज proposed increasing the transaction limit payment made through UPI for retail direct scheme and IPO एप्लीकेशन को 5 लाख किया हुआ। ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बजट आता है या कुछ आता है तो उसमें जो इंग्लिश का वर्ड यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है? प्रपोज्ड। और प्रपोज्ड का मतलब होता है एक तरह से डिसाइडेड। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि अभी हुआ या नहीं हुआ, तो वो हो ही गया है, समझ। ठीक है। बट तो सर इसका हम मतलब हाँ, यूपीआई 2.0 की बात कर रहे हैं, जिसमें वो इनवॉइस लेते हैं और फिर वो सेल वगैरह वो नहीं करते, उसकी बात कर रहे हैं। और यूपीआई अलग है। हाँ, तो ये हो सकता है कि जैसे अभी मैं सामने देख रहा हूँ यहाँ पे ये ये जो यूपीआई के लिए है। ये यूपीआई के लिए है।
और यूपीआई 2.5 लाख 2.0 तो अलग होता है ना, वो जो सामान पर वो लेता है और वो ट्रेडर्स के लिए होता है। नहीं, यूपीआई 2 का मतलब मेरे ख्याल से यूपीआई 2 वर्जन है, मतलब अपग्रेडेड वर्जन कह लीजिए आप उसे। सर उसमें अलग होता है थोड़ा, कि जैसे कोई ट्रेडर्स होता है मतलब कि अपने इनवॉइस हर बार लेता है किसी से सामान और फिर उसके लिए वो देता है कि इनवॉइस के अगेंस्ट वो होता है, ऐसा कुछ होता है सर जहां तक। 2.0 में सर ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी ऐड हो सकता है सर, नहीं, ये वो है तो उसमें पढ़ ऑप्शन। लिया, वो तो हमने जी। देख लिया, बाकी वो तो हमने इस ऐसा तो लाइन को सर देख पता लिया। नहीं। तो ये जो यूपीआई 2 में जो लिमिट है, तो मैं इस लिमिट के बारे में ये मतलब नतीजे में पहुंचा हूं कि कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन में उसने कितना किया हुआ है, 5 लाख। सर इसमें भी तो और उन्होंने यार फॉर स्पेसिफिक यूजेस के लिए बताया है, 2 लाख हाँ, फॉर स्पेसिफिक स्पेसिफिक यूज के लिए, कुछ स्पेसिफिक, जैसे आईपीओ के लिए देख रहे थे ना हम लोग, आईपीओ के लिए। चलो, न्यू फीचर अब देखो क्या है, वन टाइम मैंडेट विद ब्लॉक फंक्शनलिटी, मतलब आपने मैंडेट कर दिया, हर महीने हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर सकते हैं, बीच में टर्मिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो मोबाइल में है कॉलर ट्यून वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप ले लिया, लेकिन जब आपको टर्मिनेट करना होता है तो आप ढूंढते रह जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से करेंगे। ठीक है, वो तो उन्होंने कंपनी की वो है कि भाई ये इसको टर्मिनेट ना कर पाए, लेकिन यहाँ पर ये मैंडेट के लिए बोल रहा है क्या, कैन बी यूज्ड इन सिनेरियो वेयर मनी इज टू बी पेड लेटर आफ्टर obtaining the service. However, the money in the account is blocked instantly. ये इसका एक मेन फीचर है, इसको सुन लेना कि आपके अकाउंट से मनी तो ब्लॉक हो गई, लेकिन वो ट्रांसफर कब होगी, जब आपने डेट दी होगी। ठीक है, और द मैंडेट इज डिजिटली साइंड and stored in customer's account holding bank and also with the customer PSP bank app providing bank. During the debit, the customer account holding bank and customer PSP bank need to validate the digital signature and verify the parameter. ये मुझे लगता है कि आजकल जो आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें EMI देखते हैं आप, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें EMI का ऑप्शन आता है, और ना आपसे चेक लेते हैं ना कुछ लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो जाता है, ओके हो जाता है। आप मोबाइल से ही उसे इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो जाता है, ओके, वो उसको डिजिटली साइन नाम दे दिया उसने। ठीक है, ओडी अकाउंट, अंडरलाइन अकाउंट इन यूपीआई, करंटली सेविंग एंड करंट अकाउंट एडिशन इज परमिसिबल इन यूपीआई। नाउ with this additional feature, the user can also link an overdraft account provided he is found eligible to avail the overdraft by his or her account. For any OD account, whenever customer need to check balance of his OD account, need to sell return to balance available and actual usable, दो बैलेंस आते हैं। Invoice in the inbox, using the feature of customer can check invoice or attachment prior to authorizing the payment. तो पहले वहां से क्या जनरेट होके आ जाती है, इनवॉइस। जब आप ओके होते हैं तभी आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। नंबर ये किसी ने फंक्शन यूज किया है, किसी ने ये वाला फंक्शन यूज किया है, किसी ने, आपने? नो सर। भीम जैसा है ना सर, भीम जैसा। नहीं, किसी ने पेमेंट किया है? नहीं किया सर। कोई बात नहीं। चलो, साइंड इंटेंट एंड क्यूआर, साइन इंटेंट एंड क्यूआर प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी। तो साइन इंटेंट में क्या है कि आपके पास आएगा, आप उसे क्रॉस ऑथराइज करोगे विद दिस ऑप्शन व्हाइल मेकिंग पेमेंट यूजिंग द इंटेंट का मतलब डिमांड होती है। ठीक है, थ्रू स्कैनिंग क्यूआर कोड द यूजर विल गेट एडिशनल सिक्योरिटी विद द साइन क्यूआर
issues related to the tempering QR as well as non-verified entities shall be reduced. चलो अब आ गया भीम वाला, भारत इंटरफेस फॉर मनी. भारत इंटरफेस फॉर मनी is an app which enables the user to make simple, easy and quick payment transactions using unified payment interface. तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, इसके फीचर सेंड मनी सेम उसी तरह है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या अकाउंट एंड IFSC और आधार नंबर और QR कोड. ठीक है. रिक्वेस्ट मनी वही चीज़ है, स्कैन एंड पे, QR कोड का आप देख ही रहे हैं आजकल ट्रांजेक्शंस. प्रोफाइल, यूजर कैन व्यू द स्टैटिक QR कोड and payment address created and also share the QR code through various messenger, WhatsApp वगैरह से भेज सकते हैं. ठीक है. बैंक अकाउंट, यूजर कैन सीक द बैंक अकाउंट लिंक्ड और उसका बैलेंस वगैरह चेक कर सकता है. ठीक है. रिक्वेस्ट बैलेंस वगैरह. लैंग्वेज 20 रीजनल, ये आंसर सही है, ऐसा तो नहीं कुछ और बढ़ गए हों. 22 तो नहीं है सर. 22 लग रहा है. मैंने पूछा क्योंकि ये एक ऐसा डायनामिक टाइप का वो है ना, ये एक डायनामिक टाइप का वो है ना, बढ़ता रहता है उसका. हाँ. अभी एक कौन सा IPS का एग्जाम हुआ था ना, IPS के एग्जाम में प्रॉब्लम हो गया था ना पीछे भी. हाँ, रीजनल लैंग्वेज को लेके कुछ प्रॉब्लम हुआ था. हाँ, तो वो एग्जाम पोस्टपोन हुआ और पोस्टपोन होने के बाद उसमें नया वो करके लाए कि शायद 22 लैंग्वेज का मेरे को ध्यान आ रहा है, उसमें 22 लैंग्वेज उन्होंने वो किया था. यहाँ देखिए, ये आपका ये UPI 2 के बारे में बात कर रहा है. इसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, ये 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हुआ है सर. UPI 2 जी जी, अभी हमने देखा. वो तो बुक में भी 2 ही दिया हुआ, UPI 2 में भी. ये देखो ये लिखा हुआ है, The new version Beam also support 3 additional language, कोंकणी, भोजपुरी और हरियाणवी, over and above the existing 3. ये तो अभी 16 पे ही आया है, जबकि वहाँ 20 बोल रहा है ना. 20 है सर, 20 है. 20 ही है सर. चलो अभी 20 रखते हैं. चलो, ब्लॉक यूजर आप ब्लॉक कर सकते हैं इसमें. प्राइवेसी के लिए देखो मैंने बताया ना, इस तरह का UPI ID होती है और या QR कोड होते हैं. पेमेंट रिमाइंडर, शेड्यूल पेमेंट एज पर योर कन्वीनियंस, स्प्लिट बिल विद मल्टीपल UPI यूजर एट ए क्लिक ऑफ ए बटन. ये क्या सिस्टम है, कोई बताएगा? स्प्लिटिंग बिल्स विद मल्टीपल UPI यूजर, मतलब कुछ इस तरह का है कि 10,000 चाहिए तो उस 10,000 को वो 4 डिफरेंट UPI पर क्या कर सकता है, स्प्लिट कर सकता है. IPO यूजिंग बीम, तो IPO में हमने पहले भी पढ़ा था, कितने लाख कर दिया है, 5 लाख. UPI ऑटो पे, रिकरिंग ई मैंडेट, any UPI enabled app for recurring payment such as मोबाइल बिल्स वगैरह वगैरह. ठीक. नेक्स्ट आ जाओ. भीम ऐप इज प्ले स्टोर पर, एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है. यूनिक फीचर में क्या है, QR कोड, पे ऑप्शन,
Option to save your beneficiary and future reference. Access transaction history and request balance. Change report issue and callback facilities are given. Lost complaint. FAQ section for created. Available in 20 language. नहीं, available is 2 language English. ये क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसका इंटरफेस 2 लैंग्वेज का हो, लेकिन कुछ फैसिलिटी है 20 लैंग्वेज में देता हूँ। नहीं सर, उसमें ऑप्शन तो 20 का है, 20 लैंग्वेजेस आ रही, चेंज लैंग्वेज ऑप्शन कर रहे हैं ना। अच्छा, तो 20 आ रही। यस सर। ठीक। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट में सिंपल वही है, कुछ नया नहीं है। ठीक है। ट्रांसफर लिमिट क्या है? ये सही है या गलत है? इसको चेक करिए। जो भीम में जो उसका सपोर्ट है, सर 1 लाख दिख रहा है 1 लाख 1 लाख हो गया। जी। 1 लाख हो गया है। जो भीम का है ये अपने करेक्शन कर लेना। भीम वाले में कितना है? 1 लाख हो गया। यूजर कैन सेंड अप टू 1 लाख पर ट्रांजेक्शन एंड ए वन अकाउंट 1 लाख पर डे 1 बैंक अकाउंट। ये 3 चीजें हैं। क्या चीजें हैं? पर ट्रांजेक्शन, पर डे और एक बैंक अकाउंट। यानी अगर उससे दूसरा अकाउंट यूज करना है, अगर दूसरे अकाउंट में 1 लाख भेजेगा तो चला जाएगा? चला जाएगा सर। नहीं जाएगा ना, पर डे है तो सर। नहीं, पर डे फॉर 1 अकाउंट लिखा हुआ ना। एक अकाउंट से अगर 1 लाख डेबिट हो जाएगा, अगर दूसरे अकाउंट पे है तो उससे भी डेबिट हो जाएगा। नहीं, ये ना, ये फॉर 1 अकाउंट लिखा हुआ है जी। ओके। ये फॉर लिखा हुआ है 1 अकाउंट, तो दूसरे अकाउंट में भी 1 लाख चला जाएगा, तीसरे में भी 1 लाख चला जाएगा। फिर यही तो मतलब हुआ इसका। लिमिट इज अवेलेबल पर बैंक अकाउंट लिंक्ड ऑन भीम। इसके अकॉर्डिंग तो हमें यही समझ में आ रहा है कि वो सर जो जितने ये भी चाहे 1 वन लाख बैंक के अकाउंट बोल रहा है ना, ये डेबिट के लिए बोल रहा है सर। A user can send up to 1 lakh per transaction and a maximum of 1 lakh per day for 1 bank account. ऐसा 2 लाख हो गई ना सर लिमिट नहीं, पर डे में। अच्छा, भीम में इसमें 1 ही दिखा रहा है। ये जो 40,000 है ये 1 लाख हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 40,000 है इसकी जगह क्या होगा? 1 लाख एंड ए मैक्सिमम ऑफ 1 लाख फॉर 1 बैंक अकाउंट। दिस लिमिट इज अवेलेबल पर बैंक अकाउंट लिंक्ड ऑन भीम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये जो CIB वाले क्लास ले रहे हैं आपके में भी ये सब कुछ है, और आपकी बुक शायद पुरानी है तो इसको देख लीजिएगा भाई। Bharat Bill Payment System. The Bharat Bill Payment System is a Reserve Bank of India conceptualized system driven for by NPCI. NPCI ने भारत पे सिस्टम जो है लॉन्च किया है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? NPCI के कंट्रोल में काम करता है। ठीक है। और भारत बिल सिस्टम में क्या है? इंस्टेंट कंफर्मेशन पेमेंट वाया SMS और रिसीट। इट ऑफर्स द कौन से बिल? इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, DTH, गैस, वाटर एक्सेट्रा, सिंगल विंडो। In future, biller category may be expanded to include the insurance premium, mutual fund, school fees, to
लगभग ऑल टाइप के जो पेमेंट आप लोग करते हैं, जितने भी बिल पेमेंट करते हैं वो सब हैं। एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स हैज आल्सो बीन पुट अप इन प्लेस ऑफ द सपोर्ट कस्टमर रिगार्डिंग एनी बिल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन भारत बिल पे। भारत बिल पे ट्रांजेक्शन कैन बी मेड थ्रू वेरियस पेमेंट चैनल एंड डिफरेंट, यहाँ पर चैनल्स जो हैं इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पीओएस, मोबाइल वॉलेट, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, कियोस्क, एटीएम, ये जितने भी तरह के यहाँ पर चैनल हैं जहाँ से भी आपको ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, सब जगह भारत बिल जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो फैसिलिटेट किए गए हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ भारत बिल पे, तो एक क्या है, सबसे पहला है इंटर ऑपरेबल। Bharat Bill Pay will be an integrated ecosystem connecting banks and non-banks in bill segregation business, billers, payment service providers and retail bill outlet। तो इंटरऑपरेबल का मतलब है कई लोग आपस में लिंक होके एक ही जगह पे फैसिलिटेट हो रहे हैं। एक्सेसिबल, फैसिलिटेट सीमलेस पेमेंट ऑफ बिल थ्रू एनी चैनल, डिजिटल एंड फिजिकल। कॉस्ट इफेक्टिव, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर एंटायर इकोसिस्टम। इंटीग्रेशन, हाँ ये जो दो वर्ड है इसको सुन लीजिएगा, ये आपकी थ्योरी में काम आएंगे। भारत बिल पेमेंट ओयू और भारत बिल पेमेंट सीयू। ओयू कौन है और सीयू कौन है बताइए? ओयू और सीयू, सीआईबी वालों, सीआईबी वाले बोलते हैं सीयू कस्टमर के लिए, सीयू किसका है? कस्टमर का। और ओयू मुकेश कुमार सिंह क्या कर रहे हैं? बैंक बैंक नहीं है, ऑपरेटर है, सर्विस प्रोवाइडर, ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, will have to connect only to the BPPCU to get access to all the billers. Utility companies just need to connect to maximum 2 BPOU to enable all customer to pay bill. Means जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो लोग हैं वो एक बिलर दो ऑपरेटर को एंगेज कर सकता है, एक बिलर दो ऑपरेटर को एंगेज कर सकता है। कंप्लेंट मैनेजमेंट, ग्रीवांस फॉर बोथ ऑन यूएस एंड ऑफ यूएस ट्रांजेक्शंस। डिस्प्यूट मैनेजमेंट, बीपीओ टू रेज एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शंस that have passed through the Bharat Bill ecosystem. Clearing settlement, multiple clearing and guaranteed settlement between different parties, standardized debt. Standardization of process for entire Bharat Bill payment ecosystem, brand connect. चलो अब वो जो जितने ऊपर यूज किए थे BPCPU और यहाँ दूसरा वाला BBPCU और दूसरा OU, क्या है इसमें देखना, यहाँ लिखा हुआ सेंट्रल यूनिट लिखा हुआ है, भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट है। CU का मतलब सेंट्रल यूनिट है और O का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग यूनिट। एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग बिजनेस स्टैंडर्ड, रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर टेक्निकल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट। तो सेंट्रल यूनिट बड़ी हो गई ना। The BPCU undertake the clearing and settlement activities relate to the transaction routed through the Bharat Bill payment system. Operating unit में क्या है? Is entity that is authorized by the RBI. It can be a bank or non-bank. BBPOU may choose to integrate either with the customer. तो उसको कस्टमर यूनिट बोला हुआ है इसने, COU, और यहाँ पर with the biller OU, or may wish to participate both, wish to mean such as BPOU will be integrated with the customer as well as the biller. अब यहाँ पे देखिए जरा,
पहली बात तो ये निकल के आई है कि जो ये सेंट्रल यूनिट है ये कौन है, आप लोग बताएं जरा, सेंट्रल यूनिट कौन है? एनपीसीआई। एनपीसीआई कह सकते हैं, मतलब जो कंट्रोलिंग है, जो रेगुलेटर है, जो सुपरवाइजर है, ठीक है, वो उनके रूल रेगुलेशन बनाना, उनको टेक्निकल सपोर्ट देना, सेटलमेंट एक्टिविटी करना, सब काम कौन कर रहा है? भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। और दूसरे कौन है? ऑपरेटिंग यूनिट। ऑपरेटिंग यूनिट वो है जो आरबीआई जिनको ऑथराइज करता है और वो इन ट्रांजेक्शन्स को लेने के लिए जो है रेडी होती हैं, उनको हमने ऑपरेटिंग यूनिट का नाम दिया। ठीक। एजेंट इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं? एलिजिबल एंटिटीज हु विश टू ऑफर और दोज हु आर करंटली इन बिल पेमेंट collection and aggregation business would operate under COU, customer BBOU, on receiving authorization for RBI. On receiving authorization for RBI, customer BBOU will onboard agent institution which may further onboard agent or set up customer service point in various regions and location. एजेंट कौन होता है इसमें? एजेंट्स आर द कस्टमर टच पॉइंट, जहां पर कस्टमर कांटेक्ट कर सकते हैं, और सर्विस पॉइंट इन द भारत बिल पेमेंट इकोसिस्टम अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एजेंट आउटलेट, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बिजनेस बैंक ब्रांचेस, कलेक्शन सेंटर एंड रिटेल आउटलेट। बिलर और यूटिलिटी कंपनी कौन होती है? जहां पेमेंट करते हैं। हु शैल रिसीव, बोलिए, हु शैल रिसीव पेमेंट। तो रिसीव कौन करेगा पेमेंट? जो आपका जो ट्रेडर है, एक तरह से ऑपरेटर, सर्विस प्रोवाइडर। By participating Bharat Bill Payment System, the biller will be able to receive payment from third party channel for the service provided to the customer. A biller may tie up with up to कितने? अभी बात हुई थी ना, टू के लिए है, ठीक है। Access the entire universe of the its customer and of its customers and all payment channel. The following category of biller: electricity, telecom, DTH, gas and water. अब आया भारत क्यूआर। भारत क्यूआर, तो भारत क्यूआर में क्या है? स्क्वायर ग्रिड होता है, सबने देखा है ना क्यूआर कोड, कोई ऐसा तो नहीं बैठा इसने क्यूआर कोड ना देखा। डॉट डॉट से होते हैं, ठीक है। QR contains information about the item for which is addressed. Bharat QR is person to merchant mobile payment, P2M, person to merchant। भारत क्यूआर में एक पर्सन किसी मर्चेंट को पेमेंट करेगा, विच इज म्यूचुअली डेराइव्ड अमंग NPCI, वीजा, मास्टर कार्ड नेटवर्क। यूजर कैन पे द यूटिलिटी बिल्स एट BQR registered merchant locations using BQR enabled mobile banking app without sharing any user credential of the merchant. It is quick method of payment. Means ये पेमेंट किसको जा रहा है इसके बारे में भी जानकारी नहीं आपको मिलती है, सिर्फ आप उस QR कोड के बेसिस पे पेमेंट करते हैं। और लेकिन वो जो QR कोड जो जनरेट करता है वो रजिस्टर्ड होता है। BQR क्या होता है, कहाँ पर? इनमें से किसी में, NPCI, वीजा या मास्टर कार्ड में क्या होता है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन आपके पास नहीं है। भारत QR works as an alternate channel of payment where card holder has to download bank's Bharat QR enabled mobile banking app. User has to scan भारत कोड, ठीक है, और उसके बाद सेलेक्ट करके पेमेंट करें। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। Difference between Bharat QR code and other QR code in the market. Other QR code, Bharat QR code had lots additional data element like merchant name, address, merchant bank information, and Bharat QR code is much more widely acceptable and secure. The user can pay using any card scheme such as RuPay, Visa और तो QR कोड और भारत QR कोड में क्या डिफरेंस है, आप बताएं तो।
भारत क्यूआर कोड के पास सर ज्यादा डिटेल्स रहती हैं कस्टमर की, एडिशनल डेटा एलिमेंट है। मोर सिक्योर भी है सर। पर्पस भी अच्छा है। जैसे जब हम लोग किसी पेट्रोल पंप पे खड़े होके पेमेंट करते हैं, वहां पे तो क्यूआर कोड दिखाता है वो, तो वो कौन सा है? भारत क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड है, या कुछ और है? हम्म बोलिए। सर वो भारत क्यूआर कोड है। मुझे तो हर बार सर पेटीएम वालों का ही दिखता है। जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं समझाता हूँ। देखो, क्यूआर कोड एक टाइप के कोड है, वो चाहे यूपीआई जारी करे, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जारी करे, चाहे आपका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करे, सब क्यूआर कोड इशू कर सकते हैं। अब जो पेमेंट वाले क्यूआर कोड हैं उसमें कौन होता है? यूपीआई। ठीक है, तो ऐसे ही एक और क्यूआर कोड है जिसका प्योरली नेम क्या है? भारत क्यूआर कोड, और वो इन सारे क्यूआर कोड से थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक, रुपए क्या है? रुपए एक कार्ड पेमेंट स्कीम लॉन्च की है, एनपीसीआई का है ये भी। ठीक है, और आरबीआई ने कहा था कि हमारा एक पेमेंट होना चाहिए, तो उसने कहा एक डोमेस्टिक ओपन लूप multilateral system which allow all Indian bank and financial institution in India to participate electronic payment रुपए. The word itself has a sense of nationality in it. तो रुपए अपना इंडिया का हो गया। ठीक है, बेनिफिट क्या है? तो इंडियन मार्केट में जो जितने चैलेंजेज हैं और मतलब पोटेंशियल है उसको लेना, चाहे कितने ही चैलेंजेज हों, रुपए कार्ड will address the need of Indian customer, merchant, bank और distributor। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या है? कॉस्ट कम है। ठीक है, लोअर कॉस्ट ऑफ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फॉर ईच ट्रांजेक्शन, दिस विल मेक द ट्रांजेक्शन कॉस्ट अफोर्डेबल एंड विल derive uses of cards in the industry। Customized product offering, रुपए being a domestic scheme is committed towards। ठीक है, प्रोटेक्शन है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड कस्टमर की प्रोटेक्टेड है। प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑप्शन, अनटैप्ड अनएक्सप्लोर कस्टमर सेगमेंट, ऐसे कस्टमर सेगमेंट को भी जो है ये कवर कर रहा है अपना। दीज आर अंडर पेनिट्रेटेड अनटैप, तो यहाँ पर सब लोगों को रुपए कार्ड हर एक को दिया जा रहा है, किसान को दिया जा रहा है, नॉर्मल सेम बैंक में दिया जा रहा है। इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन पेमेंट चैनल एंड प्रोडक्ट्स, रुपए कार्ड इज यूनिकली पोजिशनड। पोजिशनड का मतलब जरा जेआईबी वाले बताएंगे क्या होता है? जेआईबी वाले ये बताएंगे कि क्या होता है? मार्केटिंग में है ये, अब बताओ। प्रोडक्ट पोजीशनिंग होती है सर वो। हाँ वही बताओ ना सर। प्रेजेंट करना। प्रेजेंट करना नहीं, ऐसा होता है कि मार्केट चल रहा है और मार्केट में बहुत सारे ये पेन्स की सेलिंग होती है। ये पेन है ना, इसको सेल करते हैं। अब ये जो पेन है इसको सेल कर रहे हैं, एक नई कंपनी आई वो भी अपना पेन सेल करना चाहती है, तो जब वो मार्केट में एंट्री करके अपना नाम कमाती है, अपनी पोजीशनिंग, उसको बोलते हैं पोजीशनिंग होना। कोई एग्जिस्टिंग मार्केट में नए जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रेजेंट करना या उनको एग्जिस्टेंस में लाना, उसको पोजीशनिंग बोलते हैं।
Positioned to offer complete interoperability between various payment channel and product. NPCI currently offer varied solution across platform including ATM, mobile technology, check, etc., and is extremely well placed in nurturing RuPay card across these platform. बेनिफिट वही नॉर्मल है, कैशबैक है, कंपनी इंश्योरेंस कवर है। अच्छा, यूरोपी कार्ड में इंश्योरेंस कवर के बारे में किसको जानकारी है तो बता। बोलिए, किसी को जानकारी नहीं है? सर 45 दिन के अंदर अगर निकासी करते हैं तो कवर है सर इंश्योरेंस का। वो तो एक तरह से वो करता है, आपके उसको एक्टिवेट करता है। हाँ सर, मतलब अगर आप 45 डेज में विड्रॉल कर लेंगे तो जो उसका इंश्योरेंस का है। लेकिन क्या ये जनधन खाते के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं आप? नो सर। क्योंकि जब जनधन खाते खुले थे उस समय एक प्रॉब्लम आई थी। क्या प्रॉब्लम आई थी? कि लोगों ने खाते खोल लिए और कई लोगों का इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ। तो जब उनका इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ तब उन्होंने पता किया, तो उन्होंने कहा था कि कुछ डेज के अंदर उसको क्या करना है, कार्ड को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करना था। ठीक है, याद है किसी को ये बात? हाँ सर, और डेथ होने के पहले 3 महीने तक अगर अपन ने यूज नहीं किया तो वो क्लेम भी नहीं मिलता था सर। नहीं मानते ना। चलो, द रुपए इसमें शायद सर 2 लाख 1-2 लाख का होगा इंश्योरेंस कवर। हाँ, 2 लाख का। 2 लाख का है। 2 लाख था ना जनधन में? नहीं, इसमें जी सर, 2 लाख सर। कार्ड में, रुपए कार्ड। रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस है। यस सर। ठीक। और ये जितने भी इंश्योरेंस होते हैं क्या एक्सीडेंटल है या नॉर्मल है? नॉर्मल रेट पे भी एक्सीडेंटल है। और क्रेडिट मेरे ख्याल कार्ड से जनधन वाले में नॉर्मल भी था शायद। जनधन अकाउंट में शायद नॉर्मल भी था। ये जो जितने क्वेश्चन क्लास के दौरान रेज हो रहे हैं ना, इनका अल्टीमेट कहीं से पॉइंट निकाल लीजिएगा। इसमें एयरक्राफ्ट में 4 लाख था। अच्छा, अगर एयर जर्नी पर है तो एयर जर्नी है तो कितना है? डबल मिलता है 4 लाख रुपये का ना। जनधन वाले का तो नहीं है? वो नहीं पता सर, उसका नहीं। जनधन वाले का नहीं होगा, लॉजिक नहीं बनता ना। रुपए वाला कार्ड मैंने अभी मंगवाया ना, इसलिए। अच्छा, लिखा हुआ है? नहीं, रुपए का कार्ड मंगवाया मैंने, क्रेडिट कार्ड इसलिए। अच्छा, इसलिए कि ये बेनिफिट के लिए है। क्योंकि ई लॉज वगैरह जो होता है ना यहाँ पे एयरपोर्ट वहाँ एंट्री होती है। हाँ, वो रुपए वाले कार्ड को जल्दी देते हैं। ये भी मैं कहीं सुन रहा था अभी। में है सर ये 4 लाख, डेबिट कार्ड में नहीं है। हाँ, मैं क्रेडिट कार्ड की बात कर रही हूँ। सॉरी, मैं क्रेडिट कार्ड की बात कर रही हूँ। हाँ, क्रेडिट कार्ड ही बोलता मैडम ने। चलो, रुपए पे सिक्योर डेबिट कार्ड कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पेमेंट थ्रू रुपए पे सिक्योर एंड ई कॉमर्स। तो यहाँ पर क्या है, नॉट ओनली प्रोवाइड प्लेटफॉर्म बट क्या है, यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस। द रुपे कार्ड कैन बी यूज एट ऑल एटीएम मर्चेंट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस वाला है पे सिक्योर। चलिए इसे क्वेश्चन बताइए। नेक वाज इम्प्लीमेंटेड बाय एनपीसीआई फॉर, क्या करने के लिए? हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। 3 नंबर। पता नहीं, मेरा तो एक लोन अकाउंट में 710 रुपए भी नेक्स्ट से कटता है। सर उसका लिमिट नहीं है सर, कुछ भी कट सकता है सर ये। लेकिन पर्पस जो है वो सर वैल्यू नहीं लिखा है सर, अमाउंट ऐसा नहीं रहता, कुछ भी सर, वॉल्यूम लिखा है ना, वो तो वैल्यू नहीं लिखा है। अच्छा, सॉरी, हाँ, वॉल्यूम। ठीक, सही कह रहे हैं आप। वही मैं कहा कि हाई वैल्यू नहीं है। वॉल्यूम का मतलब अगर 1 लाख ट्रांजेक्शन करने हैं तो किससे हो जाएंगे वो?
नेक्स्ट हो जाएंगे। विच बैंक अकाउंट टाइप कैन नॉट बी लिंक विद यूपीआई फॉर मेकिंग पेमेंट? लोन। लोन आएगा सर, डी। ठीक है। ओडी हो सकता है? ओडी है सर। हाँ, वो में वेबसाइट था ना यूपीआई 2.0 पे। 2.0 में 2.0 ठीक है। Which of the following is not true about the IMPS? ये पहला वाला ए केवल मोबाइल से थोड़ी होता, इंटरनेट बैंकिंग से भी हो जाता है। नहीं नहीं, सर, ई yes. आएगा, हैं? ई आएगा सर, ई आएगा। ई होगा सर, बैंक बैंक ए ही होगा। ई होगा सर। ये नॉट ट्रू बता रहा है। ई गलत है। ये गलत ई है। गलत है ना? ई गलत हाँ, है ना? ये गलत नहीं, सही है। गलत है। ये इसमें तो सही। बैंक नॉट ब्रांच ट्रू में से ई करके आएगा। जा अरे नॉट ट्रू में ए आना चाहिए। ओनली थ्रू लिखा सर है। मोबाइल फोन से ही तो होता है सर, और किससे होता है? तो IMPS हम मोबाइल ऐसे नहीं करते। ब्रांच से भी तो होता है ना, ब्रांच से। Online ज्यादा banking इजी करते क्वेश्चन भी गलत होता है। हाँ सर, यही होगा सर। सर IMPS तो सर ई होगा। ई होगा चलो सर। अच्छा रुको एक मिनट। ए होगा ए। नहीं आंसर देखिए। अरे रुक तो जाओ, ये वाला ठीक है या नहीं है ये बताओ। सही है सर। हाँ सही है। NPCI यस ये वाला ठीक है। सही है, सही है। हाँ यस IMPS allowed to transfer money to account in other bank, सही है। सही है, सही है सही सर। है। अब मैं बताता हूँ, सुनो। पहली बात तो यहाँ लिखा हुआ ओनली, हाँ, ये इसलिए ये गलत है। इसमें कैन बी डन थ्रू ब्रांच, हाँ। बैंक ब्रांच। अब इसमें बोला है IMPS कैन बी डन थ्रू बैंक ब्रांच। हाँ, तो होता ही बैंक तो है। ब्रांच से कर सकते होता हैं। है, होता है सर, करते हैं कैसे हम तो। होता है थोड़ा सा करते हैं बताइए। सर, करते हैं। क्यों कैसे IMPS करते उसका हैं है, बताओ। उसका एक मेनू IMPS का ही है डायरेक्ट। IMPS सर। करके वो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। ये फेमस वाला तो नहीं? तो ये ठीक है इसका नहीं मतलब। नहीं नहीं, IMPS में सही है अलग सर, 100% हाँ, हम सही है सर। करते हैं। तो ये तो हो गया सर। IMPS ए ही है। अलग पोर्टल वगैरह कुछ है क्या बैंक में? आरआरबी वालों का ज्ञान नहीं। कम पड़ गया सर यहाँ पर। नहीं IMPS RRB में ही हूँ मैं। मेरा तो नहीं तो आपका आरआरबी पिछड़ा रह गया लग रहा है। सर मैं तो वो वाली बैंक में हूँ, तो भी मेरा पिछड़ा ही रह गया। ये देखो ये है आंसर। देखे अरे वेरी सीरियस। ठीक है चलो, हाँ, दिन में 3-4 IMPS तो हो ही जाता है बैंक में। चलो बढ़िया है। चलो इधर देखो, QR कोड कंसिस्ट ऑफ ऑल। ऑल है सर। ऑल हो गया। वाइट बैकग्राउंड और स्क्वायर के ग्रिड होते हैं, इसमें ब्लैक स्क्वायर होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तो कहीं ब्लू भी देखे थे शायद। गूगल पे वाला ब्लू ही होता है सर। फोन पे का भी शायद ब्लू ही होता है। नहीं तो ब्लैक है फोन पे मेरा, पता नहीं क्या। ब्लैक एंड व्हाइट ही है सर। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट ही रहता है। लेकिन ये तो होता है, ये होता है और ये होता है, तीन तो होते ही हैं। चलो ऑल ऑफ द, ठीक है। बीम स्टैंड फॉर भारत इंटरफेस फॉर इंटरफेस मनी ट्रांसफर। मनी Which of the ट्रांसफर following नहीं मनी। 24 UPI IM। वो तो गलत लिखा है। ऑल द सर ऑल सर। ऑल द अबव। हाँ आप सारे हो गए, RTGS भी है। यस सर। सारे हो गए। रुपए डेबिट कार्ड कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट थ्रू। सिक्योर रुपए ऑनलाइन। रुपए ऑनलाइन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट थ्रू। नहीं, वो लास्ट वाले पैराग्राफ में पढ़ा था ना, पे सिक्योर वाला। तो इसमें ये वाला हाँ, लास्ट वाले पैराग्राफ में मोर कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी वाला ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इन ई पेमेंट सिस्टम। ये तो गलत है। सी लग रहा है सर। सी लग रहा है। सी हाँ सी है सर उसका।
E-payment system involves messaging as well as settlement system. E-payment system. मैसेज भी आता है और सेटल। क्या दिया इसका आंसर? सी। ठीक। 9th. The Bharat Bill Payment System is one-stop ecosystem for payment of bills for all of the all. Which of the distinct advantage UPI as compared to IMPS? ये वाला, हाँ, क्योंकि pull and पुल push वाला। पुल रिक्वेस्ट वाला भी है ना। हाँ 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 और IMPS में नहीं है। इसी वाला। ठीक है, चलो। सर वो ECS वाला ECS कौन सा? है ना, ECS जो होता है ना, वो EPS RBI के अंडर। ECS हाँ, तीन चीज बताते सर, नेफ्ट, आरटीजीएस और ईसीएस। हाँ अच्छा, तो ECS। हाँ, अब वो RBI के अंडर में आता है ना। लेकिन अब ECS का जो फॉर्म है उसको NAC ने नहीं ले लिया। हाँ सर, नेच में तो हाँ, है। तो वो NAC में भी वो चीज आई थी, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा मतलब। मैं बताता हूँ, जब NAC नहीं था तो ECS जो था वो एक क्लियरिंग का दूसरा ऑप्शन था। पहला ऑप्शन तो चेक था और दूसरा ऑप्शन नया आ गया, कौन सा? ECS। लेकिन ये ECS जो है अब कौन कर रहा है? अब ECS NAC कर रहा है। और CTS कौन कर रहा है? मतलब NAC के थ्रू हो गया तो मतलब NPCI के अंडर आ गया ना फिर तो। हाँ, ऐसी CTS वो भी NPCI के अंदर है। लेकिन अभी एक बात और बताएं, क्लियरिंग ऑर्गेनाइज होती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी RBI की है, और उसने वो काम किसको दे दिया? NPCI को। मतलब एक तरह से बैकग्राउंड वर्क, टेक्नोलॉजिकल वर्क सारा किसको दे दिया उसने? NPCI को दे दिया। सर क्वेश्चन आए तो क्या जवाब लिखे हम, NPCI वाला या RBI वाला? अगर ECS क्या क्वेश्चन पे ऊपर डिपेंड करो, वो क्वेश्चन पूछता ना मोस्ट एप्रोप्रिएट, लेकिन उसकी लैंग्वेज क्या है ये बताओ ना मेरे को। क्या आप क्वेश्चन बना के पूछो मुझसे कि किसके अंडर आता है ऐसा? सर CTS और NEFT कौन पास करता है वो बताइए। अब ऐसे तो मैं एक बात करूं, NPCI किसके अंडर में आता है? RBI के अंडर में आता है ना। हाँ। जो NEFT और RTGS कौन क्लियरिंग करता है सर? NEFT और RTGS RBI और IMPS NPCI। हाँ, मतलब NPCI ऐसे ही उसने सर ECS का पूछ लिया तो हमें NPCI जवाब लगा। NPCI। ओके। अभी पहले कुछ एक आध कोई क्लास हुआ था तो ये मेरे को भी क्लियर नहीं था, तो मैं बताता था कि NPCI जो है, जी हुआ था सर, मार्केटिंग के टाइम में हुआ था। हाँ, NPCI सारे पेमेंट देखता है बोला था मैंने जी। ठीक है, लेकिन RTGS और NEFT अभी भी कौन देख रहा है? RBI। ठीक है, और एक वो था दूसरा वाला क्या है? CCIL जो देखता है वो क्या देखता है? सिक्योरिटीज के सेटलमेंट देखता है CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास अब होती रहेंगी। मैं रिटेल मैडम से रिटेल की क्लास तो जो है डेली होगी। अब आज शाम को भी है फिर? आज शाम को इसलिए नहीं होगी, वो ये सुबह की क्लास डिस्टर्ब हो गई ना, JIB क्लास थी वो हो नहीं पाई। अगर हो जाती तो हम शाम को करा देते। और ठीक है, आपको रिटेल में जो है कंप्लीट स्टडी करनी है। ठीक, जो लोग JIB वाले हैं वो क्लास चाहे तो छोड़ सकते हैं। JIB की सर अकाउंट्स की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी? 7 से बोल रही थी मैडम, सॉरी 7 के बाद बोल रही, कल या परसों से हो जाएगी, मंडे से करवा देंगे। ठीक है, क्लास का यूट्यूब लिंक नहीं चल रहा है। किसका? सुबह वाले 10:30 वाले क्लास का यूट्यूब लिंक। वो यही तो है जो हो रही है। सुबह बंद हो गई थी। वो कैंसिल हो गई थी, सुबह वाली क्लास हो नहीं पाया था, चल नहीं पाया तो उसी का ये क्लास है। ओके सर, थैंक यू।
और सर चलो। हमारी शाम को भी होगी क्या जेआईबी वालों की? वो मैं देखता हूँ, क्योंकि ऐसा ना, जो आपका रिटेल का पेपर है ना, इस रिटेल के पेपर में आपको अलर्ट रहना है। रिटेल के नाम से कोई भी क्लास होगी, वो जेआईबी वालों को अटेंड करनी है। ओके। ये कॉमन समझ लीजिएगा आप। शुरू में भी हमने कुछ क्लासेस ली थी ना कॉमन, हाँ तो वो वही है एक तरह से, समझ लीजिएगा। ठीक। ठीक है। और अभी आपका जो इसका पेपर है, एबीएम का पेपर हुआ था, उसमें सरफेसी के 5 क्वेश्चन आए थे सीआईबी में, जबकि सरफेसी रिटेल में है या फिर जेआईबी में। तो जिसने हमारा लेक्चर लिया होगा वो, तो उनको जरूर बेनिफिट मिला होगा। सर चलिए, नोटिफिकेशन पे ध्यान रखिएगा। और सर सीआईबी वालों, आपसे मैं 6 बजे फिर मिलूंगा, एक बार ऑनलाइन रिव्यू करेंगे। ठीक है सर, मेरा एक हाँ, बोलो। हाँ सर, मेरा आज बीएफ में मेरे को 39 मार्क्स मिले केवल। आपके 39 आए केवल? हाँ सर। क्या रीजन रहा होगा? सर, पूरा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं हुआ, नहीं है, जो मतलब पूरे कंसेप्ट नए थे मेरे लिए, हाँ, इसलिए सब ऐसा ऊपर से चला कोई गया। इशू नहीं, कोई इशू नहीं। देखो, आप केवल मेरे को एक आंसर दीजिए, जब आप एग्जाम दे रहे थे तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, ऐसा लग रहा था कि कहीं फेमिलियर है इससे? फैमिलियर लग रहा था सर, लेकिन वो जो पूरा मतलब ये नहीं हुआ है। उसका रीजन ये हो सकता है कि जब आप प्रिपरेशन, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, कोई बात नहीं। उन चीज़ों को मेमोराइज करिए, और जो नेक्स्ट हमारा राउंड चलेगा क्लासेस का, कंटिन्यू रहिए। क्योंकि नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग थोड़ा क्या कर रहे हैं, क्लासेस के नंबर बढ़ा रहे हैं और ड्यूरेशन कम कर रहे हैं। जिससे क्या है कि क्लास 1 आवर में कंक्लूड हो जाया करे। ठीक है। और इस एक्सपीरियंस को कहीं नोट करिए। और आपके लिए एक स्पेशल टिप्स ये है कि आज आप अपनी बुक को टर्न ओवर करिए, पूरी बुक को, और जहां जहां से वर्डिंग एग्जाम में थी, उस पेज को टिक मार लीजिए या फोल्ड कर लीजिए या कुछ नोट कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। और सर, फिर अभी रिटेल का पेपर दूंगी ना को सर? फिर मैं अभी फर्स्ट पेपर में क्या पोजीशन है आपका? 43। 43 है? नहीं, पेपर तो देंगे, दीजिए आप। पेपर क्यों नहीं देंगे आप? तो मतलब पेपर उसके दीजिए, पेपर दीजिए, और 45 क्वेश्चन करके आइएगा उसमें। अच्छा, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड बता रहे थे अभी अभी मैं रिटेल भी अगर पास होता हूँ तो फिर अभी जो मेरा नेक्स्ट मई का जो सेकंड अटेम्प्ट रहेगा, उसमें फिर मेरे को 50-50 देना पड़ेगा करके बता रहे थे। हाँ, अगर आपने पास कर लिया तो। हाँ, तो फिर तो मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं, लेकिन एग्जाम में अपीयर जरूर हुई है। अच्छा।